कम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम नौयत के केसेस सुनवाई के लिए लगे हुए हैं। कल भी उनकी हियरिंग होगी। इस दौरान हमने देखा है कि अदलिया में जो मुखालफत के हवाले से जो खत सामने आया था, वो खत जो 6 जजेस की तरफ से मंजर आम पे आया था, उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि 6 में से 4 जजेस के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते 2 हफ्ते में रेफरेंसेस फाइल किए गए हैं। इस पूरा मामला है क्या? 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। खत लिखने वाले 6 जजेस में से 4 जजेस, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। अब एक एक करके हम पढ़ के देखते हैं कि ये इल्जामात लगे क्या हैं और कौन से अहम केसेस इन जज साहिबान के सामने लगे हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से आगाज करते हैं। इल्जाम इन पे ये लगा है उस रेफरेंस में कि जुडिशल अफसरान की तरक्की में जानिबदारी और आमदन से जायद असासे, इनका इल्जाम है जस्टिस मोहसिन कियानी पे। इल्जाम लगाने वाले कौन है जी? केपी बार काउंसिल के वकील मुर्तजा कुरैशी साहब हैं। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सामने अहम केसेस कौन से हैं? इनके सामने अहम जो केस है वो लापता अफराद का केस है, जिसके ऊपर हमने देखा कि बड़े धुआंधार रिमार्क्स भी आ रहे हैं कियानी साहब की तरफ से। दूसरे जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इल्जाम इन पे ये लगा है कि डिग्री की जाली होने से मुताल्लिक जो शिकायत है और इल्जाम लगाने वाला एक आम शहरी है जिसका नाम इरफान मजहर है। इनके सामने अहम केसेस क्या हैं जी? इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली का अहम केस ये सुन रहे हैं, जिसकी अगली समात कल मुकर्रर है और आखिरी तलाक तक जज साहब कल ये समात करेंगे भी। जस्टिस बाबर सत्तार, इल्जाम इन पे क्या लगा है? मर्जी की सरकारी रिहाइश का लेने का इल्जाम है। इल्जाम लगाने वाला साबिक डीजी हाउसिंग स्टेट मोहम्मद अयूब, और इनके सामने अहम केस क्या है? ऑडियो लीक्स का ये अहम केस सुन रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई की दरखास्त पर तौहीन अदालत का भी केस है जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत के सामने लगा हुआ है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इन पर इल्जाम क्या लगा है? मर्जी की सरकारी रिहाइशगाह लेने का इल्जाम है और इल्जाम लगाने वाला कौन है? साबिक डीजी हाउसिंग स्टेट मोहम्मद अयूब। इस पूरे मामले में हमने देखा कि मुकम्मल तौर पे हमें खामोशी नजर आ रही है जो सीनियर वकला हैं उनकी तरफ से, जो मुख्तलिफ बार काउंसिल्स हैं और एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से, जो कुछ 2 जगह से एलामिये सामने आए हैं मुख्तसर से। उसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है जिसका एलामिया आया है और उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर हंगामी इजलास 9 जुलाई को तलब किया है और उन्होंने कहा है कि जस्टिस तारिक महमूद एक काबिल और मेहनती जज हैं, उनके खिलाफ बदनीयती पर सोशल मीडिया मुहिम काबिल मुजम्मत है और उनका जो करियर है वो बहुत शानदार पेशेवराना है। इसके अलावा इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी एक एलामिया जारी किया है, जजेस के खिलाफ इस मुहिम की मुजम्मत की है। सो ये 2 मुख्तलिफ एलामिये हैं जो हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा जो बड़ी बार काउंसिल्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनकी तरफ से हमने फिलहाल कोई इस पर रद्दअमल नहीं देखा है। हमारे साथ हसनात मलिक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टर, इस तमाम केसेस को फॉलो भी करते रहते हैं। ये मुख्तलिफ जो रेफरेंसेस सामने आए हैं इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हसनात साहब ये भी पूछेंगे। और एक एक करके अगर हम चलते हैं, जो रेफरेंसेस हैं इनमें जान कितनी है? अगर हम शुरू करें मोहसिन कियानी साहब के खिलाफ रेफरेंस से, उसमें वो कहते हैं जी असासे ज़्यादा बनाए हैं, आमदन से ज़्यादा उनके असासे हैं और तरक्कियाँ दी हैं जुडिशल अफसरान को आउट ऑफ टर्न। देखें, ये मेरिट की बात तो बाद में होगी। पहले जो हम देखते हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया, दूसरा रेफरेंस चीफ जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ हुआ हुकूमत की तरफ से और अब वो चीफ जस्टिस हैं। दोनों का मामला मेरिट तक नहीं पहुंचा। उन्होंने जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उनको नोटिस आए और खासकर शो का नोटिस जब आए तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी और कहा कि ये बदनीति पर मबनी रेफरेंसेस हैं। हमने जो है वो कुछ फैसले किए जिसकी वजह से जो है हमारे खिलाफ ये रेफरेंस हैं। जैसे काजी फैसल का था कि मैंने फैजाबाद में जजमेंट दी फैजाबाद धरना केस में, इस वजह से मेरे खिलाफ जो है ये रेफरेंस। तो मेजॉरिटी जजेस ने इस चीज़ से इत्तेफाक किया और कहा कि जी जो है बदनीति पर मबनी है रेफरेंस और इसमें जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस नहीं बनता और क्वैश हो गया। मेरिट पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग भी खत्म हो गई। इसी तरह इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ भी जितने एलिगेशन थे उनको मेरिट पे नहीं देखा गया। तो अब ये जो जजेस हैं इनके हवाले से भी प्राइमा फेशियी अगर आप देखें तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सेंसिटिव केसेस फॉर द लास्ट 1 साल से जो है वो केसेस सुन रहे हैं।
तो इनको हमने देखा कि इनके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट फाइल हुई है, लेकिन इस दफ़ा तरीका ज़रा अलहदा रखा गया। हुकूमत की तरफ से रेफरेंसेस फाइल नहीं हुई है, कंप्लेंट फाइल नहीं हुई। इस दफ़ा कंप्लेंट जो है वो कुछ वकला की तरफ से हुई है। लेकिन आपको याद होगा जब अब्दुल हमीद डोगर, एक अब्दुल वहीद डोगर साफी, तो जस्टिस काजी फैसल ने कहा था कि ये प्रॉक्सी कंप्लेनेंट है मेरे खिलाफ। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत खुद ही अपने लिए गड़ा खोल रही है। जब ये सारे जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे, अव्वल तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला टेकअप होगा, वहाँ आपको जो है वो देखना होगा कि वो नोटिस भी करेंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ भी जुडिशल पॉलिटिक्स बड़ी मैटर करती है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो कंप्लेंट फाइल हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि इनके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई, बल्कि दूसरों को मैसेज देना, रिजर्व सीट के केस में मैसेज देना। लाहौर हाई कोर्ट में नए अब जहरी बात है चीफ जस्टिस आई हैं, इसके अलावा और जो जिन्होंने जजेस ने इंपॉर्टेंट केसेस सुनने उनको मैसेज देना है। तो ये मैसेज ज्यादा देना है बजाय इसके कि इनको जो वो रिमूव कराना है। लेकिन अगर ये कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई आगाज करती है तो ये सारे जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करते हैं, तो जिस तरह माजी में देखा कि फुल कोर्ट जो है वो बैठता है और वो जजेस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है वो नहीं होते। और जब ये मामला आएगा कि बदनीति है और उसमें ये सारे 6 जजेस का खत जो है और उसमें जो जो वाकयात हैं और जो चीजें रिपोर्ट हुई, इवन अटॉर्नी जनरल जो मौजूदा हैं मंसूर अमान, उन्होंने कंफर्म किया कि मुझे उमर अता बंदयाल जो उस वक्त के चीफ जस्टिस आके उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि जी ये जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बेनोई के साथ जो वाक़या आया, अरबाब ताहिर साहब के वालिद साहब को जो कोयटा से बुलाया गया, इस मामले को देखो और इस मामले को रिजॉल्व करें। तो ये सारी चीजें जो है 1 साल पहले से चल रही हैं और रिपोर्ट हो रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा और सबसे ज्यादा इसकी बेनिफिशियरी पीटीआई होगी जब ये सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी। कैसे होगी? बिकॉज उसमें तो अगर दबाव डालने में कामयाब हो जाते तो तहरीक इंसाफ इसमें देखिए दबाव क्या जजेस लेंगे, मेरा नहीं ख्याल जजेस लेंगे दबाव। अच्छा। इसका ये होगा कि जब ये चीजें खुलेंगी और ये जब इस तरह का मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में, प्रोसीडिंग होगी ओपन कोर्ट में, वहाँ जो हुकूमती इदारे हैं उनके कंडक्ट को भी फिर क्वेश्चन किया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो ये एक सारा और उसमें होगी कि नहीं होगी, नहीं उसमें हो सकता है क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल खुद जो है वो बेंच पर रिजाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हिस्सा है। तो इस वक्त एक जो सबसे बड़ा हुकूमत को एडवांटेज है इस वक्त इदारों को, वो चीफ जस्टिस काजी फैसल उनके साथ हम ख्याल है। और हम देख रहे हैं कि जो उन्होंने डेटरसिक बनाना चाहिए था, एक 6 जजेस ने जब खत लिखा तो बज़ाहिर ये लगा कि उन्होंने ये समझा कि ये मेरे खिलाफ साजिश, और इस तरह जिस तरह एक पैगाम देना चाहिए था हुकूमत को कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, वो नहीं किया गया, बल्कि उनको हुकूमत के रहमो करम पे छोड़ दिया। इंक्वायरी कमीशन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की जाती है, अटॉर्नी जनरल गुलाम मिश्रा से मुलाकात और हुकूमत जिसके खिलाफ इल्जामात हैं, जिनके ज़ेरली इदारों के खिलाफ इल्जामात हैं, उन्हीं को कहा गया है। इसी वजह से मेरा ख्याल है मौजूद जो सबसे ज्यादा जो इस वक्त ये सारा कुछ चल रहा है इसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल पे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा है। लेकिन इसके दूसरा पहलू भी है। इसी तरह से एक रेफरेंस जो था जिसके एक तो जस्टिस एजाज एहसन साहब थे, वज़ीर नकवी साहब थे, वो तो इस्तीफा देकर चले गए ना दबाव के नतीजे में। तो एक ऑप्शन तो वो भी है ना कि दबाव बढ़ जाए और छोड़ के चले जाएं, इस्तीफा देकर चले जाएं। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि वो तो अगर इन्होंने छोड़ के जाना था तो ये चले जाते हैं। ठीक है, तो वो नहीं लगता कि वो वैसा वज़ीर नकवी साहब उन्होंने नहीं दबाव बर्दाश्त कर सके और रिजाइन कर गए। और दूसरा ये था कि उनकी सारे जजेस से लड़ाई थी और जुडिशल पॉलिटिक्स का वो शिकार भी रहे। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने किसी को भी, और माजी उनका उन्होंने जिन पे ज्यादा उनको तकिया था वही उनको उन लोगों ने ही उनको निकालने में अहम रोल था उनका। तो उनका मामला जरा डिफरेंट है, वो तो रिजाइन कर गए। ये जजेस भी रिजाइन कर दें तो वो अलग बात है, पर उसकी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है अगर रिजाइन ये करेंगे। बल्कि ये ज्यादा आप देखिएगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई मुख्तलिफ केसेस में वो ज्यादा इवेंटफुल होगी। सही। अच्छा, हुकूमत इस पूरे मामले में क्या करी? अभी तक कोई बज़ाहिर ना कोई स्टेट खामोशी है अभी, कोई ना इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है ना किसी बार काउंसिल की। इस्लामाबाद बार काउंसिल के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, वहाँ पे भी खामोशी है। इसकी क्या वजह? देखिए इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की जो क़यादत है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप, और इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो सरबराह हैं वो आजम तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं और एहसन बून साहब, तो वो हुकूमत के साथ वो सेम पेज पे हैं।
हर मामले में आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म जब थे इमरान खान, उनको जब नो कॉन्फिडेंस की उनके खिलाफ सारी कार्रवाई कंप्लीट करवानी थी, सुप्रीम कोर्ट से रुजू उस वक्त इसी ग्रुप ने किया था कि उनको, लेकिन जब नून लीग का मामला आता है तो पूरे उनके इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ ये ग्रुप देता है, इंडिपेंडेंट ग्रुप। तो ये सेम पेज पे हैं और ये बड़ा एडवांटेज है हुकूमत को, और आज़म तारड़ साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बार को सही मैनेज किया हुआ है हुकूमत के इंटरेस्ट के लिए।